माँ के स्वर में और अधिक कोमलता थी। उन्होंने जैसे पिताजी की बात का ही उपसंहार करते हुए कहा, कुंतल उठो और नहा धो लो, कपड़े बदलो और नीचे चलो। संभव है कि उन्होंने उत्तर की अपेक्षा की हो, लेकिन उत्तर हो क्या सकता है? यह तो समझौता भी नहीं था, लेकिन आत्मसमर्पण के लिए ही तो यह उपवास नहीं किया गया था ना। थोड़े से अंतराल के बाद माँ ने धीमे स्वर में बताया कि रिश्तेदार आ चुके हैं, वो सब क्या सोचेंगे, रस्में होती है, ऐसे समय में तुम्हारा यूं यहाँ पड़े रहना लोगों को कैसा लगेगा। इसके बाद बहुत सावधानी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इच्छा है कि इस शादी से निपट जाने के बाद मुझे लेकर दिल्ली चले जाएंगी और इस तरह दूरी और समय का अंतराल घावों को भर देगा। संभव है कि इस तरह घाव भर जाते हो, लेकिन कटा हुआ कुछ जुड़ तो नहीं सकता ना। कैसे ये संभव होगा कि मैं अपने अस्तित्व का आधा हिस्सा काट कर जी लूं और कुछ भी हो वह जीवन तो नहीं होगा ना। थोड़ी देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा विस्फोटक भी था, जैसे आंधी आने से पहले घुटन बढ़ रही हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई बाहर आ गया है और मेरे अनुशासन से छूटकर बोलने लगा है। शब्द तो मेरे ही थे, उस क्षण उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी यह तत्काल जान नहीं पाई थी। बहुत ढेर स्वर में ही मैंने उन्हें कह दिया था कि अगर मेरे और शोभन के बीच दीवार खड़ी हो गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संभव है दीदी, जिस समय मंडप में हो मैं इस घर से दूर जा चुकी हूँ। वे शब्द नहीं, बाण थे। यह अब मुझे लगने लगा था। उन बाणों से विद्ध होकर व्यथित मन से पिताजी ने अस्फुट स्वर में केवल इतना ही कहा था, बस करो, अब बस करो, इसी दिन के लिए तुझे जन्म दिया था ना। इतना कहकर वो माँ के साथ उठे और बाहर जाने लगे। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बिना मेरी ओर देखे बोले, एक बात सुन लो कुंतल, तुम्हें तो इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है ना। रोमांटिक हो कि वह कवि है, वो लेखक है, लेकिन इसलिए कहता भी हूँ कि आज तुम पर अपने प्राण देता है, कल उसकी संवेदना किसी और के साथ भी हो सकती है। ठीक है पिताजी, अगर वह दिन आ भी गया तो आपके घर लौट के नहीं आऊंगी, चाहे कहीं भी चले जाऊं। वे दो क्षण हतप्रभ खड़े रहे, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गए थे। उनके जाने के ढंग से लगा था कि जैसे उनके मन के अंदर कहीं कुछ टूट गया हो। सारे घर में वैसे ही भयानक उदासी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने सुना कि मेरे होने वाले जीजा जी को बुलाया गया था। समस्या उनके सामने भी रखी गई थी। पिताजी उनसे बार बार पूछ रहे थे, आप ही बताइए इसे कैसे समझाया जाए, अब क्या किया जाए। जीजा जी इस समय कर भी क्या सकते थे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा कि आपको पहले से बताना चाहिए था, बता देते तो हो सकता है कि मैं उसे समझा लेता। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे थके हारे टूटे हुए मन में भी एक पुलक भर गई। उन्होंने कहा, पिताजी यो मुझसे लिए लड़का बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे लड़के कम ही मिलेगी। मैं जानता हूँ उसे, वह लेखक है, कई किताबें छप चुकी है। और फिर यह भी सोचिए कि जैसा कुंतल है, अगर वैसा वो कुछ ऐसा ना कर बैठी तो वैसे आप बड़े जैसा है तो वैसा भी तो उसे देखना चाहेंगे ना आप। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा था और उसके बाद जैसे एक विस्फोटक की तरह पिताजी ने ऊंची आवाज में कहा था, ठीक है, वही जीती, मैं हार गया, बुला लो उस धूर्त को, मैं बात कर लेता हूँ। भावनाओं के अतिरिक्त बाकी सब ज्यों का त्यों ही था। कई दिनों के उपवास के बाद अभी तक एक दाना मुंह तक नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ हरियाली से भर गया है। हवा में सुगंध आ गई है। खोए हुए प्राण मुझे मिल गए थे। शोभन आए, उनके साथ उनकी माँ भी। जीजाजी ने जल्दी से उन्हें बैठाया। हाँ, माँ और पिताजी का असंतोष पिघल नहीं सका। उन्होंने संभवतः उन्हें नमस्कार तक नहीं किया था। मेरे आश्वासन के क्षण अभी सीमित ही थे। बहुत तेजी के साथ क्षोभ से कांपते हुए पिताजी ऊपर आए। सहसा बोले, क्या देखा था तुमने उस लड़के में? अभी ना भी कर देते बेटी, अभी संभव है, क्योंकि हम सबकी इज्जत धूल मिलाने पर लगी हुई है। मैं उठ खड़ी हुई। मेरा खोया हुआ साहस लौट रहा था। मैंने कहा, पिताजी वह जैसे भी है मेरे हैं। इतना कहने के बाद सहसा कोई वहां भूचाल आ गया। वे क्रोध से फट पड़े। सहसा उन पर क्रोध का पागलपन सवार हो गया। आसपास जो कुछ भी दिखा उठा उठाकर मुझ पर पटक दिया। जब भी कुछ हाथ न आया
तो वो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगे। अगर यही बात है तो यह शादी होने के बजाय मैं तेरे प्राण ले लूंगा। माँ ने किसी तरह मुझे उनसे छुड़ाया। ऊपर के इस शोर से घबरा कर जीजा जी आ गए। जैसे तैसे खींचकर वे पिताजी को नीचे ले गए। माँ मुझे उठाकर उन्हीं मैल कुचले कपड़ों में नीचे ले चली। शोभन उठकर खड़े हो गए। उनकी माँ ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में ले लिया। आंखों में आए हुए दर्द के आंसू मैंने रोक लिए। शोभन की माँ का स्नेह उमड़ रहा था। वातावरण के दुखद होने के बावजूद उनका उत्साह उनके चेहरे पर उतर आया था। मुझे अपने पास बिठाकर उन्होंने रुमाल से जल्दी जल्दी एक डिबिया खोली। डिब्बी में एक अंगूठी थी, रंगीन, मीनेदार। यत्नपूर्वक कांपते हाथों अंगूठी को अंगुली में पहनाकर उन्होंने मेरा हाथ अपने करीब खींचकर चूम लिया। लाज भर से मैं सिमट गई। चाहा कि उस क्षण शोभन को नमन कर लूं, लेकिन केवल सिर झुकाकर रह गई। वही तत्काल बिना किसी औपचारिकता के रूखे स्वर में पिताजी ने सब कुछ तय कर दिया। 15 अप्रैल को कुंतल की दीदी की बारात आएगी, 16 को सवेरे विदा हो जाएगी। 17 को सुबह 10-15 आदमियों की बारात लेकर आ जाए तो यह झंझट भी खत्म हो जाएगा। हमारा मन तो बुझ गया है, जबरदस्ती है, कर देंगे। शोभन ने उनके पाँव छूने को हाथ बढ़ाए ही थे कि पिताजी पीछे हट गए। बोले बस हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। हल्के से आंख चुरा कर देखा, शोभन बहुत गंभीर थे। चुप, मन आहत था। बालों में उंगलियां डालकर जिस तरह वे उन्हें सहेज रहे थे, उससे लगा कि वह बहुत अस्थिर है। चलते समय शोभन की माँ ने फिर मुझे बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। कार्ड छप कर आए। कार्ड क्या, उदासी का एक पैकेट थे, ज्यों के तो कागज में लिपटे धागे में बंधे रसीद की तरह मेज पर पड़े थे। चाह कर भी पैकेट मुझसे खोला न गया। पैकेट के साथ छपे हुए कार्डों का एक नमूना था, मैला सा। हाथ में उठाकर मैं देर तक देखती रही। तभी मुझे लगा कि बैठक में कुछ अप्रिय हो रहा है। शोभन के यहाँ से कोई संदेश आया था। शोभन की माँ ने कहलाया था कि बहू के लिए कपड़े गहने खरीदने होंगे, वे उसकी पसंद के हो, इसलिए थोड़ी देर कुंतल को समय के साथ भेज दिया जाए। पिताजी सुनते रहे, फिर विरक्त होकर बोले, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा उस पर कोई जोर नहीं है, जहाँ चाहे वही चले जाए। और मैं गई भी। बहुत दिनों के बाद निकटता के वे अमूल्य क्षण मुझे मिले थे। साहित्यकार क्या जीवन से हटकर रहता है और अलग रहता है तो कितनी दूर। ऐसा लगता है कि बाहर आकर उस दिन मेरे मन में यह कुतूहल भी पैदा हो गया था, जिसे लोग दुनिया से अलग थलग करना चाहते हैं। वह एक प्रकार से साहित्यकार का दुनियादारी से अजनबीपन भी कहा जा सकता है। आम आदमी और कृतिकार में अंतर यह भी होता है कि जहां आम आदमी खरीदी जाने वाली चीज को उसकी कीमत से आंकता है, वहां कृतिकार उसे सोची से तौलता है। साधारण कपड़े ही थे जो खरीदने थे, लेकिन उस खरीदारी में शोभन की अभिरुचि उन्हें मूल्य देती रही। कई दुकानें देखने के बाद कपड़े खरीदे गए थे। संकोच की दूरी धीरे धीरे एक सरस आत्मीयता बन गई थी। बीच बीच में ऐसा भी लगाया गया था कि अगर रुचि की चीज जल्दी से जल्दी ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह स्नेह संकोच के वे क्षण अधिक से अधिक लंबे किए जा सकते थे। लेकिन उन आठों क्षणों पर विराम आया ही। अंतिम दुकान से बाहर आते ही सामने दिखे आनंद साहब और उनकी पत्नी। मुझे भी सहसा उनका मिल जाना अच्छा लगा। औपचारिकता के बाद उनके स्वर में उलाहना उभर आया। दर्द से भरकर वे बोली, मुझे तो तुम्हारे पिता ने बुलाया भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मेरा अधिकार भी क्या है। हाँ, कुछ अरमान मेरे भी थे, चाहती थी कि उन क्षणों का आनंद मैं भी बटाऊं। उलाहने ने स्नेह संकोच के मधुर खेल को इस तरह अवलित कर दिया है जैसे स्थिर पानी में कुछ गिर गया हो। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि शोभन भी क्षणों का इस तरह उपसंहार नहीं होने देना चाहते। बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा, थोड़ी देर घूम लेने में कुछ हर्ज नहीं होगा। उन क्षणों को और कितना लंबा किया जा सकता था। घर लौटी तो फिर वही अजनबीपन, उदासी और उपेक्षा। सबके मन खिंचे हुए थे। रिश्तों में अजीब तनाव भरा था। भीड़, शोर और मंगलमय वातावरण के बावजूद सब कुछ पराया सा लगता था। चारों ओर लोग भरे हुए थे। पड़ोस की उत्साही लड़कियां बीच बीच में गीत भी छेड़ देती थी। दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में।